इससे पहले जब ग्राफ बता रहे थे तो उसमें चूंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उस समय ग्राफ नहीं बताए थे। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान गए हैं, अब इसका ग्राफ बता रहे हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ग्राफ खींचना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। डेफिनेशन बताए थे, अगर y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x रहता है तो y का वैल्यू जो होता है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है। x का वैल्यू जो होता है -1 + 1 के बीच होता है। तो चूंकि y का वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच है, इसलिए पहले y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ लिख लेते हैं। चाहे इसी का कीजिए, इसी का कीजिए। यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो y इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। मैं कंडीशन में जहाँ इनइक्वलिटी का साइन रहता है उसको हटा देते हैं, उसके जगह पर इक्वल का साइन लेकर ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो y इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 का ग्राफ खींच लेते हैं। y इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 का ग्राफ। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब यहाँ y का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा नहीं है, तो ग्राफ जो है y इक्वल टू पाई बाई 2 का ही ग्राफ है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं होगा। और y का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से छोटा नहीं है, तो ग्राफ इस लाइन के नीचे भी नहीं होगा। x का वैल्यू -1 से छोटा नहीं है, तो ग्राफ x इक्वल टू -1 के लेफ्ट में भी नहीं होगा। x का वैल्यू 1 से बड़ा भी नहीं है, इसलिए ग्राफ x इक्वल टू 1 के राइट में भी नहीं होगा। मैंने ग्राफ इसके ऊपर नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा, इसके लेफ्ट में नहीं होगा और इसके राइट में नहीं होगा। तो जब भी ग्राफ होगा तो इसी बीच में होगा, इसी बीच में ग्राफ होगा, इसी बीच में ग्राफ कितना है। तो इस बीच में इसका ऐसा ग्राफ होता है। ये ऐसा ही ग्राफ होता है। यही है, यही ग्राफ है जिसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। और y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है।
डिफिनेशन बताया हुआ है, y अगर cos इनवर्स x रहता है तो y का वैल्यू जो होता है 0 और पाई के बीच होता है, x का वैल्यू जो होता है -1 + 1 के बीच होता है। तो पहले यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो y = 0 हो जाएगा, तो y = 0 का ग्राफ लिखिए। यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो y = पाई हो जाएगा, तो y = पाई का ग्राफ लिख लेते हैं। यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो x = -1 हो जाएगा, x = -1 का ग्राफ। यहाँ इक्वल का साइन लेते हैं तो x = 1 हो जाएगा, x = 1 का ग्राफ। इसका ग्राफ जो है ये पॉइंट ग्राफ पर है, क्योंकि इस पॉइंट का x कोनेट -1 है, y कोनेट पाई है। तो इसमें x जगह पर अगर -1 रख देते हैं तो y का वैल्यू पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्राफ इस पॉइंट से पास कर जाएगा। ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, इसलिए इस पॉइंट से भी ग्राफ पास कर देगा। इस पॉइंट का x 0 y π/2 है, तो इसमें x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू π/2 आ जाएगा। ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्राफ इसे ही पास कर देगा। इसका ऐसा ग्राफ होता है। ग्राफ खींचना है y = tan इनवर्स x। इसका डिफिनेशन बताए थे, y अगर tan इनवर्स x रहता है तो y का वैल्यू होता है -π/2 और +π/2 के बीच होता है। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो y = -π/2 हो जाएगा, तो y = -π/2 का ग्राफ। यहाँ इक्वल का साइन लेते हैं तो y = π/2, तो y = π/2 का ग्राफ। इसका ग्राफ जो होता है इस पॉइंट से ग्राफ पास होता है, क्योंकि इस पॉइंट का x 0 है, y 0, x 0 y 0 इसमें रख लेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। इसका ऐसा ही ग्राफ।
क्वेश्चन पढ़े हैं, y अगर cot इनवर्स x रहता है तो y का वैल्यू जो होता है 0 और पाई के बीच होता है। x का वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर इक्वल का साइन लेते हैं तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 वगैरह। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो y इक्वल टू पाई, तो y इक्वल टू पाई का ग्राफ। इस पॉइंट का x 0 है और y पाई बाई 2 है। x 0 और y पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्राफ इस पॉइंट से पास कर जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब सेक इनवर्स है इसका ग्राफ अपना। तो y अगर सेक इनवर्स x रहता है तो y का वैल्यू जो होता है 0 पाई के बीच होता है। इसको ऐसे लिखिए, y अगर सेक इनवर्स x रहता है y का वैल्यू 0 भी होता है, पाई भी होता है, उसके बीच का सारा रियल नंबर होता है, लेकिन पाई बाई 2 छोड़ करके। x का वैल्यू जो होता है -1 + 1 के बीच नहीं होता। पहले y इक्वल टू 0 का ग्राफ लिख लेते हैं, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई का ग्राफ लिख लेते हैं। y इक्वल टू पाई का ग्राफ, यहाँ भी y इक्वल टू पाई बाई 2 का भी ग्राफ लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 होगा, x इक्वल टू -1 का ग्राफ। यहाँ इक्वल का साइन लेते हैं, x इक्वल टू 1, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें x जब पर 1 रखने पर y का वैल्यू 0 ना आएगा, इसलिए ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्राफ इस पॉइंट से पास कर देगा। चूँकि x का वैल्यू जो है -1 + 1 के बीच नहीं है, इसलिए ग्राफ इसमें नहीं होगा, इसलिए ग्राफ जो है 1 की इस तरफ होगा या -1 की इस तरफ होगा। तो -1 के राइट साइड में ग्राफ खींचते हैं, तो 1 के राइट साइड में ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ चूँकि इस पॉइंट से
पास कर रहा, और वाई का वैल्यू पाई बाई टू नहीं है, इसलिए इसके जो है पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट से पास करना चाहिए, इसके पैरेलल हो जाना चाहिए, इसलिए इसे इस पॉइंट का x कोनेट -1 है, y कोनेट पाई है, तो इसमें x जगह पर -1 रखने पर y का वैल्यू पाई ही आता है, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ग्राफ इस पॉइंट से पास कर जाएगा। x का वैल्यू जो है -1 से छोटा है, इसलिए ग्राफ जो है इस लाइन के लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, ग्राफ इसके लेफ्ट साइड में खींचेगा, इसमें नहीं खींचना, इसमें खींचेंगे तो y का वैल्यू पाई से बड़ा हो जाएगा, तो y यहाँ पाई से बड़ा नहीं है, इसी में खींचना। इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा और y का वैल्यू पाई बाई टू नहीं है, इसलिए इसके पैरेलल हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स x का। इसका ग्राफ कितना y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका ग्राफ खींचने के लिए जब y कोसेक इनवर्स x रहता है तो y का वैल्यू जो होता है -पाई बाई टू भी हो सकता है, पाई बाई टू भी हो सकता है, और उसके बीच का सारा रियल नंबर होता है लेकिन जीरो नहीं होता। x का वैल्यू जो है -1 + 1 के बीच नहीं होता, इसलिए पहले y इक्वल टू -पाई बाई टू का ग्राफ लिख लेते हैं। अब इसका ग्राफ लीजिए y इक्वल टू पाई बाई टू का। इसका भी खींचते हैं y इक्वल टू 0 का भी ग्राफ खींचते हैं, ये y इक्वल टू यहाँ पर इक्वल का साइन लेते हैं, x इक्वल टू -1 हो जाए, इसलिए x इक्वल टू -1 का ग्राफ लेते हैं। यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाए, x इक्वल टू 1 का ग्राफ लीजिए। अब यहाँ देखते हैं x अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू पाई बाई टू आ जाए, x का वैल्यू अगर 1 इसमें रखते हैं तब y का वैल्यू निकालेंगे तो पाई बाई टू आ जाए, तो x1 y पाई बाई टू, इसी पॉइंट का x1 है और y पाई बाई टू है, इसलिए ग्राफ इस पॉइंट से पास करें। x का वैल्यू 1 से बड़े है, इसलिए ग्राफ 1 के राइट साइड में होगा, तो ग्राफ इस तरफ खींचना, इस तरफ, और y का वैल्यू पाई बाई टू से बड़ा नहीं, इसलिए ग्राफ इसमें नहीं खींचना, इसलिए इसी में खींचना, इसमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ इस पॉइंट से पास करना चाहिए, और y का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ग्राफ इसके पैरेलल हो जाना चाहिए। x अगर -1 लेते हैं यहाँ पर तो y का वैल्यू -पाई बाई टू आ जाएगा, इसी पॉइंट का x -1 है, y -पाई बाई टू, इसलिए ग्राफ इस पॉइंट से पास कर जाएगा। चूँकि x जो है -1 से छोटा है, इसलिए ग्राफ जो है x इक्वल टू -1 के लेफ्ट साइड में खींचना, इसके लेफ्ट साइड में ग्राफ खींच रहे हैं। चूँकि y का वैल्यू जो है -पाई बाई टू से छोटा नहीं है, यहाँ y का वैल्यू -पाई बाई टू से छोटा नहीं है,
इसलिए ग्राफ इसमें नहीं खींचना। जब इसमें नहीं खींचेगा तो इसी में खींचेगा। इसमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ इस पॉइंट से पास भी करना चाहिए और y = 0 नहीं है, इसलिए इसके पैरेलल भी हो जाना चाहिए, इसलिए ऐसा ग्राफ खींचना। यही हो गया, यही ग्राफ हो गया y = कोसेक इनवर्स x का। लेकिन जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, कैलकुलस में जब मोनोटोनिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जितना ज़रूरत है उतना ही जान लेते हैं। अगर ग्राफ पर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने पर अगर ग्राफ अगर ऊपर जाता है तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब ग्राफ पर बढ़ना है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना। ग्राफ पर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ अगर बढ़ते हैं और तब अगर ग्राफ अगर ऊपर जाता है तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, इसमें लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ेंगे तो ग्राफ देखें ऊपर जाएगा, इसलिए इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इंक्रीजिंग को शॉर्ट में इसे लिखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन को शॉर्ट में से लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है इसलिए जो है एरो ऊपर तरफ देना है, इसका तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन को शॉर्ट में लिखना रहता है, इसके लिखे इस ग्राफ में भी देखिए लेफ्ट से अगर राइट की तरफ बढ़ते हैं तो ग्राफ ऊपर तरफ जा रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये भी लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ने पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन।
माने तीनों ग्राफ जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ पर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने पर बढ़ना है लेफ्ट से राइट की तरफ, और लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ने पर अगर ग्राफ अगर नीचे जाता है तो उस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन को शॉर्ट में से लिखेंगे, इसका मतलब क्या ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें भी देखिए लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ने पर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ भी लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ने पर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। Increasing and decreasing behavior of trigonometric function. अब चेक करना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माने किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है और किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। Q1 है, Q का मतलब क्वाड्रेंट हो गया और 1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 1 का मतलब फर्स्ट हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो Q का मतलब क्वाड्रेंट हो गया, 2 का मतलब सेकंड हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। पहले साइन एक्स देखते हैं किस क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है और किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। तो साइन का ग्राफ खींच लेते हैं।
ये 0 और पाई का मिडिल पॉइंट है, π/2 हो गया। ये पाई और 2 पाई का मिडिल पॉइंट है 3π/2। तो पाई और 2 पाई का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए पाई और 2 पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 3π/2 है। तो 0 और π/2 के बीच कोई भी एंगल लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 और π/2 के बीच में साइन का यही पार्ट ना है, ये पार्ट है। तो लेफ्ट से राइट तरफ पर बढ़ने पर ग्राफ ऊपर तरफ जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग होगा। अब π/2 और पाई के बीच में ग्राफ का ई पार्ट है, ई पार्ट जो है π/2 और पाई के बीच। तो π/2 और पाई के बीच का ग्राफ का जो पार्ट है उसमें अगर लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ेंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग। सेकेंड क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग हो गया। अब पाई और 3π/2 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब पाई और 3π/2 के बीच में ग्राफ का ई पार्ट है, तो ये भी पार्ट जो है लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ने पर ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग। और 3π/2 और 2 पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का ई पार्ट ना ई पार्ट, तो ई पार्ट अगर लेते हैं तो लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ने पर ग्राफ ऊपर तरफ जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसलिए मतलब एरो अगर ऊपर तरफ रहेगा इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एरो अगर नीचे की तरफ रहता है इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ग्राफ खींच करके चेक कर सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कभी कभी ग्राफ खींचना जैसे कोई फंक्शन, कभी कभी ग्राफ खींचना जो होता है आसान नहीं होता है, तो उस केस में पता करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर 0 से बड़ा आएगा वो इंक्रीजिंग होता है, और जिसका DC 0 से छोटा होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अब जैसे यहाँ देखिए साइन एक्स को चेक करना था, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें। अब फिजिक्स में जो है थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन पढ़ ही लिए तो उसी से काम चल जाएगा। तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर cos एक्स आता है। अब जैसे यहाँ देखिए Q1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और DC पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, देख रहे हैं यहाँ इंक्रीजिंग। और सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट अगर लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का cos निगेटिव होता है, तो DC निगेटिव हो गया, और निगेटिव रहने पर डिक्रीजिंग होता है, इसलिए यहाँ डिक्रीजिंग हो गया। और यहाँ पर जो है थर्ड क्वाड्रेंट अगर लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव होता है, तो DC निगेटिव हो गया, और निगेटिव रहने पर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ डिक्रीजिंग। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जब पर कोई भी एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का cos पॉजिटिव होता है, तो DC पॉजिटिव हो गया। अब बताएं DC पॉजिटिव रहने पर इंक्रीजिंग होता है, इसलिए यहाँ इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ग्राफ खींच करके भी टेस्ट कर सकते हैं, चाहे डिफ्रेंशिएट करके भी टेस्ट कर सकते हैं। ग्राफ खींचना आसान रहेगा तो ग्राफ ही खींच करके कर लेंगे, और ग्राफ खींचना अगर कठिन रहेगा तो डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेंगे। अब cos एक्स का चेक करना, तो cos एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो cos एक्स का DC होता है माइनस साइन एक्स होता है। और यहाँ जो है Q1 ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाइड है तो निगेटिव हो गया, तो DC निगेटिव हो गया, तो DC निगेटिव रहने पर डिक्रीजिंग होता है। अब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाइड इसलिए निगेटिव हो गया, तो DC निगेटिव रहने पर डिक्रीजिंग होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है निगेटिव होता है, और निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाइड है पॉजिटिव हो गया, और DC पॉजिटिव रहने पर इंक्रीजिंग होता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन जो होता है निगेटिव होता है, और निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाइड है पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, चूंकि स्क्वायर है और कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव नहीं होता, इसलिए सब में इंक्रीजिंग होगा। प्रत्येक क्वाड्रेंट में 10x जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग रहता है तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग होता है। अब जैसे यहाँ देखें, ये जो है प्रत्येक क्वाड्रेंट में 10x इंक्रीजिंग है तो प्रत्येक क्वाड्रेंट कॉर्ड जो है डिक्रीजिंग होगा। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस जिसमें इंक्रीज करेगा उसमें सेक डिक्रीज करेगा, और कॉस जिसमें डिक्रीज करेगा उसमें सेक इंक्रीज करेगा। तो यहाँ डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ डिक्रीजिंग हो जाएगा। और कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो फर्स्ट कॉलम में साइन इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये जो है साइन जो है डिक्रीजिंग है तो कोसेक इंक्रीजिंग हो जाएगा, साइन डिक्रीजिंग है तो कोसेक इंक्रीजिंग हो जाएगा, और यहाँ साइन जो है इंक्रीजिंग है तो कोसेक डिक्रीजिंग हो जाएगा। अभी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ को देखने पर अगर लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा, इसलिए फंक्शन जो है इंक्रीजिंग। अच्छा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 - x²।
ये चूँकि पॉजिटिव है, तो जब DC पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। अभी कुछ देर पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया, उस ग्राफ में देखिए लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ेंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसमें जो है y इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स ग्राफ पर अगर लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर तरफ जाए, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन। कॉट इनवर्स एक्स का अगर ग्राफ देखते हैं तो लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ने पर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ेंगे, इसमें y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स ग्राफ पर लेफ्ट से राइट तरफ पर बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर तरफ जाएगा, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग। अभी कुछ देर पहले y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचे थे, तो उस ग्राफ पर लेफ्ट से राइट तरफ पर बढ़ेंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग। तो जल्दी से अगर चेक करना है तो कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसका याद रखने का तरीका है। और अगर पहला लेटर C है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेटर C है तो डिक्रीजिंग होता है, और पहला लेटर C नहीं रहता है तो इंक्रीजिंग होता है। जैसे कॉस इन्वर्स एक्स है, उसका पहला लेटर C है इसलिए डिक्रीजिंग हो गया। कॉट इन्वर्स एक्स है, उसका पहला लेटर C है इसलिए डिक्रीजिंग हो गया। कोसेक इन्वर्स एक्स है, उसका पहला लेटर C है इसलिए डिक्रीजिंग हो गया। और साइन इन्वर्स एक्स है तो उसका पहला लेटर C नहीं है, S है, इसलिए इंक्रीजिंग हो गया। और देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी लेफ्ट में x1 है और राइट में x2 है। और x1 x2 जो है कोई इंटरवल i में है, i कोई इंटरवल है, और उस इंटरवल में f फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। तो इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट में जो नंबर आता है वो नंबर अगर किसी इंटरवल में है और उस इंटरवल में f फंक्शन अगर इंक्रीजिंग रहे तो दोनों तरफ f लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है। तो दोनों तरफ अगर सेम फंक्शन रहता है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर सेम फंक्शन रहता है और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग रहता है तो दोनों तरफ वो फंक्शन हटाने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन लेने से भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन हटाने से भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अब एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए। अब 85 डिग्री लिए है, 82 डिग्री लिए, तो 85 डिग्री जो है 82 डिग्री से बड़ा होता है। आप दोनों तरफ साइन लेना चाह रहे हैं तो साइन ले लीजिए।
अब ये देखना कि साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अभी कुछ देर पहले चार्ट बताए हैं तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग था, इसलिए साइन लेने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ ग्रेटर देन। अब जैसे इनइक्वलिटी दोनों तरफ टेन इनवर्स, कुछ देर पहले बताए टेन इनवर्स जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए टेन इनवर्स हटाने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो टेन इनवर्स हटा लो। ओके, देखिए इनइक्वलिटी के लेफ्ट और राइट में जो नंबर रहता है वो नंबर जिस इंटरवल में रहता है और उस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग रहता है और वही फंक्शन अगर इनइक्वलिटी दोनों तरफ अगर ले लेते हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसका उल्टा भी सही है। इनइक्वलिटी के दोनों तरफ अगर सेम फंक्शन है और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग रहता है तो उसको हटाने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। माने इनइक्वलिटी के दोनों तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन लेने से भी इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इनइक्वलिटी के दोनों तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने से भी इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब एग्जाम्पल थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। 85 डिग्री जो है 82 डिग्री से बड़ा होता है। तो लेफ्ट में 85 डिग्री है, राइट में 82 डिग्री है। इनइक्वलिटी के लेफ्ट में 85 डिग्री है और राइट में 82 डिग्री है। तो 85 डिग्री ले या 82 डिग्री ले, वो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और दोनों तरफ कॉस लेना चाह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है डिक्रीजिंग होता है, इसलिए कॉस लेने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं। चार्ट अगर याद नहीं भी रहे तो डिफ्रेंशिएट करके देख लें। तो cos x का डीसी होता है, cos x का डीसी माइनस साइन x होता है। अब यहाँ एंगल 85 डिग्री है और 82 डिग्री है। 85 डिग्री 82 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव निगेटिव से मल्टीप्लाइड है तो निगेटिव हो गया और डीसी निगेटिव होने पर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कॉट इनवर्स, कुछ देर पहले बताया है कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए कॉट इनवर्स हटाने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन थीटा का वैल्यू जो है 0 और π/4 के बीच दिया, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है। तब T1, T2, T3, T4 में रिलेशन ला और इसका यूज करते हैं। थीटा जो है 0 और π/4 के बीच, तो 0 और π/4 के बीच कोई भी एंगल लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 10 जो है प्रत्येक क्वाड्रेंट इंक्रीज करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ 10 लेने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब 10 0 0 होता है, 10 π/4 1 होता है, तो 10 थीटा का वैल्यू 0 1 के बीच, तो 0 1 के बीच कोई नंबर ले लीजिए, तो 0 1 के बीच में 1/2 ले लेते हैं। चूँकि इसमें कॉट थीटा का भी टर्म है, इसलिए
टेन थीटा से कॉट थीटा निकाल लेता है। तो जब टेन थीटा 1/2 है तो कॉट थीटा 2 हो जाएगा। अब T1 का वैल्यू निकालते हैं। T1 जो है टेन थीटा रेज टू पावर टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का पावर 1, मतलब ये हो गया 1/2 का रूट अंडर रूट। हाँ, रूट अंडर 2 का मान अगर निकालेंगे इसको 1/2 को 0.5, हाँ 0.5 का अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग जो है 0.7 है। अब जो है T2 निकालते हैं। T2 जो है टेन थीटा रेज टू पावर कॉट थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू हाफ, कॉट थीटा का वैल्यू 2, तो 1/4, और 1/4 को डेसिमल फॉर्म लिखेंगे, 1/4 को डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो 0.25 है। अब T2 हो गया, T3 का वैल्यू निकालते हैं। T3 है कॉट थीटा रेज टू पावर टेन थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू 2 है और टेन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो 2 की पावर 1/2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है 1.4 लगभग। अब T4 निकालते हैं, तो T4 जो है कॉट थीटा रेज पर कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 2 लिए थे, 2 आया था, टेन थीटा हाफ लिए थे, उसे कॉट थीटा निकाले थे 2 आया था, तो 2 का पावर 2 4 होता है। तो T1 T2 T3 T4 में सबसे बड़ा T4 है, और T4 के बाद जो है सबसे बड़ा T4 है, इसके बाद जो है T3 है, इसके बाद T1 है और तब T2 है, इसलिए इसका आंसर भी है। टेन इनवर्स 1.345 का वैल्यू पता करना, इसमें से किस इंटरवल में। इसके लिए यहाँ 10 का इन्वर्स, इसलिए 10 का चार्ट बना लेते हैं। तो पहले से पढ़े हमें थीटा अगर 0 रहेगा तो 10 0 0 होता है, थीटा अगर 30 रहेगा π/6 रहेगा तो 10 π/6 1/√3 होता है। पैंतालीस पर 1 होता है, 1045 1 होता है, 1060√3 होता है, और 1090 जो होता है इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर टेन इनवर्स का आर्गुमेंट देखना, तो टेन इनवर्स का आर्गुमेंट जो है 1.345, टेन इनवर्स का आर्गुमेंट 1.345, और 1.345 देखना है इसमें से किस के बीच है, 10 का जो वैल्यू आया है उसमें से किसके बीच में। तो 1.345 का मान 0 1/√3 के बीच में नहीं है, 1/√3 1 के बीच नहीं होगा, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ है, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 1 से ज़्यादा होगा तो 1 और √3 के बीच आएगा, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा,
और दूसरी से छोटा। चूँकि यहाँ पर 10 इनवर्स है, इसलिए इसमें 10 इनवर्स लेंगे। टेन इनवर्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए 10 इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। और 10 इनवर्स √3 का वैल्यू π/3 होता है। इसका वैल्यू किसके बीच है? π/4 π/3 के बीच है। तो π/4 π/3 के बीच वाला ऑप्शन सी है, इसलिए इसका आंसर सी है। कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू देखना है, इसमें से किस इंटरवल में है। तो चूंकि कॉस का इनवर्स है, इसलिए कॉस का पहले चार्ट बना लेते हैं। cos 0 1 होता है, cos π/6 √3/2 होता है, cos π/4 1/√2 होता है, cos π/3 1/2 होता है, cos π/2 0 होता है। इसको डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं। √3/2 को डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो 0.86 है। और 1/√2 को डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं 0.7 होता है। अब कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट में 1/3, कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट 1/3, और 1/3 का वैल्यू जो है इसमें जो है 0 और हाफ के बीच में आ जाएगा। 1/3 का वैल्यू जो है 0 और हाफ के बीच में आ जाएगा। यहाँ कॉस इनवर्स है, इसलिए कॉस इनवर्स ले लेते हैं। और कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए कॉस इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू π/2 होता है। और कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू जो है π/3 होता है। साइड चेंज करके लिखिए। तो कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू π/3 और π/2 के बीच है। π/3 और π/2 के बीच जो है, यहाँ ठीक कर लिया, यहाँ जो है ऑप्शन ठीक कर लिया। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में ऑप्शन ठीक कर लिए, यहाँ भी π/2 आ गया, यहाँ भी π/2, इसलिए इसका आंसर